क्या कोई पुलिस वाला किसी गिरफ्तार व्यक्ति के फैमिली मेंबर को, दोस्त को या रिलेटिव को सूचना अगर नहीं देता है तो क्या उसकी मनमर्जी है कि सूचना दे या ना दे? एक मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश के एक जिले में, और यह मामला एक जज साहब और एक दरोगा साहब के बीच का है। न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके तहत देखेंगे तो कुछ ऐसा वाकया है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया एक दरोगा साहब के द्वारा। गिरफ्तार करने के बाद जो अगली प्रोसीडिंग होती है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेके जाना होता है और वहाँ रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगानी होती है। अगर आवश्यकता है तो रिमांड दो होती है, एक पुलिस रिमांड, दूसरी जुडिशियल रिमांड। तो जुडिशियल रिमांड का मतलब समझिए कि जो जिले में जो जेल होती है वहाँ पे भेज दिया जाता है। इसका मतलब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए उन आरोपित व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट अपने कस्टडी में लेके और जिला जेल में भेज देती है, उसको बोलते हैं जुडिशियल रिमांड। लेकिन जहाँ पुलिस को पुलिस रिमांड लेनी है तो वहाँ एप्लीकेशन लगाना होता है जज साहब के सामने। अब जब एप्लीकेशन रिमांड की आती है तो जज साहब उसको देखते हैं, उस पर सुनवाई होती है। जब सुनवाई होती है तो जो केस डायरी है उस केस से संबंधित जो पेपर है उस केस डायरी को जज साहब देखते हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पेपर जो होता है वह होता है अरेस्ट मेमो। क्या होता है यह अरेस्ट मेमो? इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अरेस्ट मेमो जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो यह वही पेपर है जिससे गिरफ्तारी का समय निर्धारित होता है। जब अरेस्ट मेमो बनता है और उसमें जो समय डाला जाता है उसी समय से गिरफ्तारी काउंट होती है। किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत अरेस्ट मेमो प्रिपेयर होता है, और उसी धारा इसकी उपधारा 3 में यह बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों या दोस्त किसी को भी सूचना देना आवश्यक है। अब जो भी पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से कर रहा है उसको इस कॉलम से कोई दिक्कत नहीं है। तसल्ली से सूचना देगा, फोन से बात करेगा, उस गिरफ्तार व्यक्ति से पूछेगा कि कोई तुम्हारा जानकार या परिवार का सदस्य या दोस्त या रिश्तेदार, किसी का नंबर तुम किससे चाहोगे किसको मैं सूचना दे दूं? नंबर कोई हो तो दो, मैं उनको इत्तला कर देता हूं कि तुमको गिरफ्तार कर लिया गया है इस मामले में, कि आगे की जो कानूनी सहायता वह ले सके। तुम्हारे कानूनी जो अधिकार हैं उसके तहत तुम्हारी जो भी रिलीफ बनती है वो आगे की प्रोसीडिंग करेंगे। तो वह व्यक्ति अगर नंबर किसी का भी प्रोवाइड करता है उस नंबर पे उस पुलिस अधिकारी के द्वारा बात की जाती है, और बात करने पे यह संबंध क्लियर हो जाता है उस व्यक्ति से और गिरफ्तार व्यक्ति से के बीच में क्या संबंध है। तो उस संबंध को लिखेगा, उस मोबाइल नंबर को लिखेगा, कितने बजे बात हुई है ये भी लिखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी पुलिस अधिकारी की नीयत ठीक नहीं है, वह यह चाहता है कि इसके साथ हम मारपीट करेंगे, रीजन जो भी हो, तो वह प्रयास ये करेगा कि घर वालों को सूचना ना दे, क्योंकि सूचना मिलने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो इनका नंबर चला जाएगा घर वालों के पास जिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस अधिकारी को इस केस की डिटेल देनी होगी, और घर वाले जब जान जाएंगे कि हमारे घर का कोई सदस्य गिरफ्तार हो गया है तो जो भी उनकी कानूनी अधिकार हैं
उसके तहत वो अपनी कार्रवाई करेंगे। यानी बेल का अधिकार जो है उनका वहीं से जनरेट हो जाता है। जैसे ही गिरफ्तारी हो गई तो वह कोर्ट में जाके संबंधित एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामलों में परिवार के लोगों को जानकारी नहीं दी जाती उन पुलिस अधिकारियों के द्वारा जिसका नीयत सही नहीं है। अब आते हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दिया था जिसका नाम है डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें यह बताया गया था अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अरेस्ट मेमो का बनना अनिवार्य है और परिवार के लोगों को गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी देना आवश्यक है। अब आपत्ति जो जज साहब थे या मजिस्ट्रेट साहब थे उनको आपत्ति इस कॉलम पे क्यों है? अगर किसी दरोगा साहब ने अरेस्ट मेमो में इस कॉलम को छोड़ दिया है और वह पेश करते हैं रिमांड के लिए और मजिस्ट्रेट साहब ने इस चीज को देखा और पूछा नहीं और रिमांड दे दिया, पुलिस रिमांड दे दिया उस व्यक्ति को, तो इस चीज को ध्यान देने वाली बात है। अगर उस व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है, मारपीट होती है या किसी तरीके की कोई घटना घट जाती है तो कल की डेट में जज साहब के ऊपर भी मामला बन जाएगा, क्योंकि ये तो बेसिक सी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो कानून बनाया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आखिर इसके कानूनों या प्रावधानों का पालन किसके द्वारा कराया जाएगा? कोर्ट की ही ड्यूटी बनती है इन सब बेसिक चीजों को देखना कि जिन लोगों को यह अधिकार दिया गया है उन अधिकारों का पालन वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा उन कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, उनका भी इलाज दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में धारा 198 के तहत उसने अपराध किया है उस पुलिस अधिकारी ने। ठीक है, सजा उस अपराध के तहत देखा जाए तो सजा कम है, लेकिन अपराध तो हुआ है। अगर उस व्यक्ति के घर वाले सही से उस मुकदमे को लेके आगे चले गए, बचने की संभावना नहीं है। तो अगर किसी के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वह 198 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपने मामले को अच्छी तरीके से पैरवी कर सकता है और संबंधित पुलिस अधिकारी को दंड दिलवा सकता है। इसमें इसके अलावा चूंकि यह माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन दिया गया है इस मामले में, तो किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता या माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है इनके ऊपर और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी उसके ऊपर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रयास करूंगा कि सवालों का उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।